आप सब लोग सही हैं, अच्छे हैं। मौसम चेंज हो रहा है ना बिल्कुल सडनली, है ना, ना तो ठंडक में है ना ही गर्मी में है, तो इससे बचना है, वरना थोड़ा सा फ्लू वगैरह है बचना है। तो चलिए आज इसी मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विषय का भी परिवर्तन कर दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग की पॉलिटी लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक, आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटी लगभग हमने सुना है, दो बार बचा था, दबाव समूह करा था, सर लगभग हो गया है। संविधान में कहाँ पर बचा है? संविधान में जो मूलभूत चीज़ें हैं, बाकी जो आपको फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे दबाव समूह वगैरह है और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं डिग्री में इससे, है ना, तो उनकी कोई बात है नहीं, उसको अगर चाहे डिटेल करेंगे, जैसे अब संप्रभुता है और तमाम सारी की चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग करेंगे डिटेल तो टाइम लग सकता है। वैसे हमारा 99% सिलेबस जितनी का है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। तो इससे अभी क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो जरा इसकी बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा भारत के बारे में और तथ्यों को लेते हुए चलेंगे और एक एक चीज़ को बहुत तेजी से समराइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का भूगोल में जैसे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले तो हमें जान लेना होगा कि भारत ग्लोब में स्थिति भारत की क्या है, यानी जो हमारा ग्लोब है ये किस संरचना में है, क्योंकि हमारी संरचना क्या है, इसकी संरचना को क्या कहते हैं, संरचना का जियोड नाम जियोड, इसी को क्या कहते हैं और हिंदी में दीर्घवृत्ताकार तो हमारा परिपथ है। पृथ्वी की जो संरचना है उस संरचना को का नाम ही जियोड उसका नाम ही कर दिया गया है, जो उसका सेब है संतरे के आकार का, यानी ऊपर और निचले का हिस्सा, यानी कि दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो दबे हुए हैं थोड़े से, और हमारा जो बीच में पृथ्वी का जो हिस्सा है यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र ये थोड़ा उभरा हुआ है, तो ये पूरी जो सेब है या संरचना है इसे ही जियोड संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस जियोड संरचना के बारे में भारत की जो स्थिति है, यानी भारत को देखना है हमको कि इनमें कितनी तरह की जो है रेखाओं का क्या विस्तार है। जैसे कुछ रेखाएं आप देखते हैं इस तरह से ट्रायंगल खींची गई होती है, ठीक है, और कुछ जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई होती है, देशांतर। तो सवाल ये है, यहाँ पर देशांतर और अक्षांश हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति को किस गोलार्ध में पड़ता है और इसके अलावा हम लोगों को देखना है कि वह किस हिस्से में पड़ रहा है, यानी कि पूर्वी हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में है, या किस हिस्से में। जैसे कहते हैं मतलब देखो ऐसे एक जीरो रेखा है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे कहते हैं, और एक रेखा इंग्लैंड के पास से गुजरती है जिसे क्या कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, सबको पता है देशांतर रेखा का अर्थ क्या है, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, मतलब विषुवत रेखा है, ये अक्षांश रेखाओं में से विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसके बहुत सारे नाम हैं आपको, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो सवाल हमको ये देखना है कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो किसी देश की जो स्थिति होती है उसका नामकरण किस आधार पर करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि 0 डिग्री अक्षांश के या विषुवत रेखा के उत्तर वाला हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा, उत्तर का हिस्सा कहलाता है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का 0 से लेकर के यहाँ पे 90 डिग्री तक जाता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 90 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिण तक का हिस्सा, 0 से 90 दक्षिण का जो हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मतलब उत्तरी गोलार्ध। ठीक है,
इसके अलावा आप देखेंगे कि 0 डिग्री, मैंने बताया कि 0 डिग्री एक देशांतर रेखा है, ठीक, जो कि ब्रिटेन से होकर के गुजरती है, ठीक, और इधर से क्या होता है, अफ्रीकन कंट्री से होते हुए नीचे चली जाती है। क्लियर? तो सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? जरूरत ये पड़ रही है कि अगर यहाँ से इसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या होगा हमारा, ये पूरा हिस्सा पूरा होगा, और इसके इधर का पूरा हिस्सा क्या होगा, पश्चिम होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं हम लोग, टाइमलाइन जिसे कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, ग्रीनविच रेखा कहते हैं इसको, तमाम सारे इसके नाम है, जैसे विषुवत रेखा के नाम है। तो सवाल यह है कि यहीं से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इसके आगे का ग्रीनविच रेखा के आगे का हिस्सा, आगे का हिस्सा मतलब ये हिस्सा क्या है, आगे का है, और ये इसके पीछे का है। तो आगे का हिस्सा क्या होता है, पूर्व होता है, पीछे का हिस्सा जो होता है पश्चिम होता है। तो दिशाएं अगर आप समझ लीजिए, इसी को अगर आप यहाँ पे चीड़ देंगे तो ये हिस्सा पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ठीक। तो यानी कि ये रेखा के ऊपर ये वाला हिस्सा ये उत्तर में पड़ रहा है, दक्षिण में पड़ रहा है, इसके इधर ये पूरब पड़ रहा है, इसके इधर पश्चिम में पड़ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? यही दो आप यही चीजें उठा कर इसके बीचों बीच में सेंटर बना कर रख लीजिए। तो ये हिस्सा जो आपका पड़ जाएगा, पूरा इतना हिस्सा क्या होगा, यहाँ से रहेगा। ये हिस्सा कौन सा है, पूरी हिस्सा तो इधर से अगर कहेंगे यहाँ से पश्चिम में, ठीक है, और यहीं से अगर हम इधर की बात करें तो कौन सा हिस्सा है, उत्तर है, यहीं से बात करें तो दक्षिण, ये सब पूरे हिस्से दक्षिण के तो है, जीरो से इधर वाले। तो किसी कंट्री की जो स्थिति होती है, इन्हीं आधारों पर उसका नामकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है नामकरण? जैसे भारत की स्थिति कहाँ है, पूरी तरह से इसी गोलार्ध में स्थित, ठीक है, भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो इसी गोलार्ध में स्थित है, ये इस वाले हिस्से। भारत का इसको जानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए। तो कोई बता पाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? सब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 37 डिग्री ईस्ट ईस्ट नहीं होगा। ये आपका जो आपका पहले ये जो होता है, ये आपका क्या अक्षांशीय विस्तार आप बता रहे हैं। अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो क्या नॉर्थ और साउथ में होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा किस गोलार्ध में पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, तो नॉर्थ ही होगा, ठीक है। कैसे होगा ये सब थोड़ा समझिएगा, इस नाते मैंने लोग में यहाँ पे लाइन पीछे नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, भारत का जो विस्तार आप बताते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 60 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अब उत्तर में कहा जाता है, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, तो उत्तर कहा जाता है। जब देखना भारत में ही से ही 0 डिग्री के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नहीं पड़ेगा, ठीक। मिनट के लिए 1 लाइन खींचते हैं, सेकंड के लिए 2 लाइन खींचते हैं, और डिग्री जो होता है जैसे यहाँ पर 8 डिग्री है तो डिग्री पे 0 लगाएंगे और मिनट जितना होगा वो उस पे 1 लाइन खींचेंगे, ठीक। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी हिस्से में है, नॉर्थ हिस्से में। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ 0 से लेकर के इतना पूरा हिस्सा यहाँ तक का नॉर्थ ही कहलाता है। इसी नाते 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर कहला रहा है। दूसरी बात, भारत का जो विस्तार है, इधर से बात करेंगे यहाँ से इस वाले हिस्से में, तो हमारा कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 97 डिग्री हमारा 25 मिनट। ये विस्तार है, ये क्या है, यहाँ पर है 68 डिग्री, यहाँ से लेकर इस वाले हिस्से पड़ रहा है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री वाला हिस्सा पड़ रहा है। ये पड़ रहा है जिस वाले पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है, तो पूर्वी हो जाएगा, सबके आगे पूर्व लग जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व का हिस्सा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, पूरे ग्लोब में जब देखोगे, ये देखो हिस्सा 0 इसके ऊपर का क्या है उत्तरी हिस्सा, इसके नीचे का क्या है दक्षिणी हिस्सा। यहाँ 0 डिग्री के इधर का हिस्सा पूर्वी हिस्सा होगा, ये होगा पश्चिमी हिस्सा। तो जब पूर्वी हिस्सा होगा तो पूरा 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 180 तक जाएगा। ये 180 से क्यों जाएगा, क्योंकि इधर से लेकर के 0 से लेकर के 180 इधर और 120 इधर देशांतर
तो 360 देशांतर रेखाएं हैं, तो 180 कॉमन रेखा है। जीरो, जैसे अगर आप देखेंगे 0 से लेकर के 180 एक तरफ और 0 से लेकर के 180 एक तरफ, तो 180 नहीं होती है, वो कितनी होती है, 0 से कॉमन लाइन होती है और 180 कॉमन लाइन होती है। इसके बीच में जितनी रेखाएं होती हैं 179, ठीक है, 179 रेखाएं इधर होंगी, 179 रेखाएं इधर होंगी, ठीक है। तो इस 179 में एक ये जुड़ जाएगा और इस 179 में एक ये जुड़ जाएगा 180, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 180 जुड़ेगा, 180 ये बनेगा और फिर ये भी जुड़ेगा तो 180 ये भी बनेगा। क्लियर? 18 36 360 रेखाएं हैं, ठीक है। और अगर देखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारी देशांतर रेखा है, अक्षांश नहीं है, तो खड़े खड़े रेखाएं होती है देशांतर रेखा। तो अगर पूछे एग्जाम में कि कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, 360। कौन सी देशांतर रेखा, मतलब जो है 180 डिग्री, हर रेखा देशांतर रेखा 0 डिग्री को छोड़ करके और 180 डिग्री को छोड़ करके बाकी सारी रेखाएं डबल मिलती हैं देशांतर रेखाओं में। अगर देखेंगे तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी पश्चिमी दो मिलेगी। जैसे जैसे आप जाएंगे यहाँ से 0 मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 1 से 9 तक जाएंगे, इधर से 1 2 3 4 करते हुए 1 से 9 तक जाएंगे आप। तो यानी कि एक दोनों अगर देखा जाए तो दो रेखाएं मिलेंगी, एक पूर्वी एक पश्चिमी कह करके, लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा में तो पूर्वी होती है ना पश्चिमी होती है, एक न्यूट्रल रेखा होगी, ठीक है, क्योंकि वहीं से पूरा पश्चिम शुरू हो रहा है, तो कॉमन सी रेखा हो जाएगी। इसके अलावा 180 डिग्री रेखा जो है वो दोनों की कॉमन रेखा वह भी होती है, ठीक है, क्योंकि वहीं से दिन रात बदलते, मतलब घड़ी की सुई हमारे वहीं से, मतलब वहीं से दिन रात बदलते हैं, 24 घंटे वहीं से मान लिए जाते हैं। वो दिन बदल जाती, तिथि बदल जाएगी, भले वह समय बदलाना हो, लेकिन तिथियों का जो है बंटवारा वहीं से कर दिया जाता है कि वहीं से तिथि बट जाएगी। 180 जैसे क्रॉस करेंगे दूसरा 24 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, वहीं से ही, जैसे मान लो यहीं से 180 डिग्री रेखा यही जा रही है देशांतर, हम इधर हैं, हम इधर हैं, एक दिन का सर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें एक दिन का डिफरेंस आपको दिखेगा, तिथि में अंतर दिखेगा। अब वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किधर जाने पर घटेगा, किधर जाने पर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर समझिए कि भारत का भूगोल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी रेखा कॉमन होती है, तो 180 डिग्री कॉमन रेखा होगी और 0 डिग्री कॉमन रेखा होगी देशांतर, इनका डबल नहीं होता। बाकी पूछ सकता है कि निम्न में से किन रेखाओं का डबल रेखाएं नहीं होती है देशांतर में, तो 180 डबल नहीं होती है और 0 भी होती है डबल रेखा, बाकी सबकी डबल होती है, ठीक है। तो ऐसे ही समझिएगा। और अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो इसमें देखिए यहाँ से खासियत क्या होती है, यहाँ 0 डिग्री रेखा होती है, इसके बाद 1 2 3 4 करते हुए 90 तक आती है, फिर यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 करते हुए 90 तक आती है, तो 9 दूनी 18, 90 रेखा इधर और 90 रेखा इधर, प्लस 0 डिग्री रेखा जो हो जाती है वो, तो 9 दूनी 18 181 कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं, अरे सॉरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, और 360 आपकी क्या होती है, देशांतर रेखा। थोड़ा सा बात को ध्यान रखेंगे। अब अक्षांश देशांतर का क्या मतलब है, टाइम जोन को निर्धारित करने के लिए देशांतर रेखाओं का बनाया गया है कि किसी कौन से अक्षांश पर कौन से देशांतर पर किसी देश की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए आपको टाइम जोन निर्धारित करने के लिए, समय निर्धारित करने के लिए कि विश्व का एक समय निर्धारित हो, इसके लिए देशांतर रेखाओं का गठन किया गया है, ठीक। अक्षांश रेखाओं का जो खींचने का मतलब है, उसके पीछे का मोटिव है जलवायु का, क्षेत्र की जलवायु कहाँ होगी उसको इसके नाते बांटा गया है, जलवायु के आधार पर ये अक्षांश रेखाएं जलवायु को निर्धारित करने के लिए खींची गई हैं। और देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है, वह आपका क्या समय को बताता है कि वहाँ पर कौन सा समय, कौन सी तिथि है, समय मतलब वहाँ पे दिन की स्थिति, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं 12 घंटे में आपका दिन होता है, तो वो किसी देश में कौन सा दिन हो रहा होगा, कौन सी टाइमिंग होगी, जैसे मान लो पूरे विश्व की सबमिट करनी है और फ्लाइट एक करनी है 22 को, मान लो 22 को जो है, एक मिनट के लिए मान लो 22 मार्च को आपकी यूएसए में कोई सबमिट होनी है, तो अगर समय नहीं निर्धारित होगा तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, किसी का 22 हो रहा है, किसी का 24 हो रहा है, किसी का 26 होगा, ऐसे मतलब कंफ्यूजन होगा ना, सबका कॉमन होगा तभी सब पहुंचेंगे। जैसे आप सभी लोग क्या करते हैं, 3 बजे आ जाना, सब 3 बजे आ गए, मान लो किसी घड़ी आगे पीछे है तब वो कहेंगे हम आए हैं तो सब देख लीजिए, सब अपना दिखाने लगेंगे। तो एक कॉमन टाइम जो बनाया गया सबके लिए
कि सबके लिए निर्धारित है भाई सबका टाइम वही होगा, तो सब लोग उसी में लाते हैं, वरना किसी घड़ी में बहुत तेज भी हो सकती है, 1 ही बजे आकर के बैठ गया, 3 बज गया, और किसी का, तो ये समय निर्धारित है। दूसरी चीज़ है कि आप देखते हैं जितने भी प्रक्षेपास्त्र से छोड़े जाते हैं मिसाइलें, वो अक्षांश और देशांतर को, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों को निर्धारित करके फिक्स कर दिया जाता है, तो मिसाइल यहाँ से आती है वही टूटती है। समझ रहे हैं आपको, किसी का अक्षांश देशांतर निर्धारित होता है तो पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रही है, तो सारी मिसाइलों में फिट होता है। इस तरह मिसाइल जाते हुए मारक क्षमता की मिसाइल है, उसमें अपना फीड कर दिया, वो एग्जैक्टली वही जा रही है। कुछ ऐसी मिसाइलें हैं कि जो कि मिसाइलों के बारे में अगर थोड़ा पढ़ेंगे आगे चल मिसाइल चेक पर आएंगे तो उसमें देखेंगे आप लोग कि कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं पिछड़ा आती है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना, मिसाइल जा रही है उसके पीछे पीछे मिसाइल जा रही है तो दौड़ाती है, जैसे हम आप दौड़ाते हैं दूसरे व्यक्ति को, उसे मिसाइलें भी दौड़ाती है, उसमें जो फिक्स होगा वो अपना अपने अक्षांश देशांतर पर लॉन्गिट्यूड निर्धारित करते हुए घूमते हुए, जैसे भी उनका जो परिपथ है उस परिपथ के आधार पर ऐसे नहीं जाती, ऐसे निकली तो उसे सीधे चलेगी, वो अपना उतना निर्धारित करेगी पृथ्वी की, चूंकि पृथ्वी अपने इस पर घूम रही होती है ना, हमें आपको नहीं लग रहा है ना जितनी तेज चल रही है पृथ्वी की गति देखिए तभी तो हमारा 24 घंटे में दिन रात हो जाता है ना, वो बहुत तेज चल रही है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस पर बैठे हुए हैं तो हमें उसका बात का एहसास नहीं हो रहा, उसकी हवा का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वो एकदम पैक्ड है, जैसे कहते हैं कमरे में हम पैक्ड हो जाते हैं बंद करके डिब्बे में को रख देते हैं, ऐसे ही हमारा वायुमंडल हमको पैक किए हुए है, वरना हम लोग क्या करते हैं चू जाते हैं पृथ्वी से, जैसे आम नहीं छू जाता है, आम पके आम होते हैं ना, तो हम लोग अपने ग्लोब की क्यों कैसे निर्धारित हैं, नहीं तो अगर हमारा ये वायुमंडल होता है हम पर उतना ही हवा दबाव डाले जैसे हम खड़े, तो अभी हम क्या बिल्कुल हमें लग रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं खड़े है ना, तो कैसे हमारा बैलेंस कैसे बना, आप बैठे हुए कैसे बैलेंस आपका बना होगा, आपको एहसास होगा हमारे ऊपर क्या, हमारे तरफ चारों वायुदाब जो है हवाओं का जो दाब है हर तरफ से बैलेंस किया हुआ, इस तरह हमारे से खड़े हैं और ग्रेविटी हमें खींचे हुई है, और ग्रेविटी हमारे वायुमंडल को भी खींचे हुए है, यानी ग्रेविटी सबको खींचे हुए है, यानी वायुमंडल को भी खींचे हुए है अपनी तरफ और हमको भी अपनी तरफ खींचे हुए हैं, तो हम दोनों ऐसे पे हैं। अब क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं तो हम पर वायुदाब हम पर तब पर भी बना रहता है, और जब लेटते हैं तब भी हमारे पर वायुदाब रहता है, तो हमारे पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो वायुदाब हमको दबाने का कार्य करता है, दूसरा हमारा ग्रेविटी खींचने का कार्य करती है, तो इसी कारण से हम छूते नहीं, वरना हम लोग पृथ्वी से छू गए होते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ है कि इसका एहसास कैसे होता है, जब आप थकान में होते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा थके होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जैसे लगता है कि पूरे शरीर का वेट बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है। कभी फील किए होंगे आप, जब फीवर वगैरह हो, जब बीमार की स्थिति व्यक्ति हो, तो क्या होगा, उसको 2 मिनट में खड़ा कर दो तो क्या कहेगा, हमको बैठा दो तो मैं गिर जाएगी, कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, तो उस समय वो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि वायुदाब उसको फील हो रहा होता है, हमारी ताकत जो है वो वायुदाब को बिल्कुल झेलने की क्षमता में, तो कुछ लोग 8-8 घंटे खड़े हो जाते हैं और कुछ एक लोग 2 घंटा खड़ा कर दो तो पागल हो जाएंगे, लेटे बिना रह नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं लेटेंगे, दीवार का सहारा लेके, तो इसका मतलब हम पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इसी कारण से पूरे वायुमंडल हमारा उसी पर व्यवस्थित और पैक्ड है, और हम लोग उसी पे निर्धारित हैं, मतलब रुके हुए हैं, है ना, वरना हर एक सामान हमारा गिर जाता है, हमारा हर एक सामान जो है ऐसे अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है, जैसे स्पेस में जब कोई चीज़ें फेंक दी जाती है ना, फेंक दी जाती है मतलब है कि जो उपग्रह हमारे कुछ सालों के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या करते हैं, वो वायुमंडल में ऐसे ही मतलब अंतरिक्ष ऐसे ही घूमते रहते हैं, और उससे मतलब आपने सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष कचरा, अंतरिक्ष में कचरे की बात आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो जान लीजिए, अंतरिक्ष में कचरा होता है, तो वो कचरे क्या होता है, जब पृथ्वी घूम रही होती, अब आप निर्वात में जब चले जाएंगे यहाँ से, तो आप भी नारद मुनि की तरह घूम सकते हैं, नारायण नारायण करते, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको गिरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक ग्रेविटी में है तभी तक गिरने होने का लफड़ा है, ग्रेविटी में जब तक है तब तक गिरने होने का लफड़ा है, ग्रेविटी के बाहर जैसे गए उसके बाद जैसे स्पेस में जब हमारे वैज्ञानिक होते हैं तो टीवी में दिखाता भी है, तो है बहुत सारा, उसमें देखिए ऐसे तैर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करते करते जाते हैं वहाँ अपने दूसरे रूप में, मतलब जहाँ पर वो पूरा दिखाता है ना, अभी तो टीवी पे ऐड वगैरह में दिखाने लगा है बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर क्या ग्रेविटी काम नहीं करती है, तो ग्रेविटी नहीं काम करेगी तो कोई चीज़ चिपकेगा नहीं, तो हम कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाएंगे, हम लोग कुर्सी अलग बैठी रहेगी, हम अलग बैठे रहेंगे, वो भी अपना तैरती रहेगी, तो कुर्सी रह चलेगी तो उसको खींच के लाओ बैठे लो, और उस पर भी आपका प्रेशर, चूंकि वेट ही नहीं मतलब आपका रहेगा ना
किसी चीज का वेट ही नहीं रहेगा, तो हर चीज समान रूप से तैरेगी। यानी कि आपका 1 किलो का बाट जो है वो भी तैरेगा और पॉलीथीन में तैरेगी। अभी तो हम लोग क्या पॉलीथीन लेके तैरती है ना, ऐसे उड़ा तो उड़ती है थोड़ा सा अगर हवा है, लेकिन अभी 1 किलो का वेट का वाट आप कोई चीज या कोई भी प्रोडक्ट आप रख लीजिए तो ऊपर नीचे आता है। तो जैसे पन्नी हमारी तैरती है वैसे ही हम ग्रेविटी जब हमारी खत्म हो जाए तो सेम वैसे ही हम लोग तैरेंगे। अब कोई कहे कि नहीं हम सब एक क्विंटल के हैं तो हम नहीं तैरेंगे, 1 क्विंटल और 1 केजी का जो भी व्यक्ति है सब तैरेगा क्योंकि ग्रेविटी से। चलिए आते हैं मुद्दे पे। तो सवाल हमारा है कि इसका विस्तार, आपको कहीं पे बात ध्यान देते जाइएगा कि पृथ्वी का जो विस्तार है ये पूछता है। लेकिन अगर पूछे भारत के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो अक्षांश को देखा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, दोनों उत्तरी होगा। उत्तरी इस नाते होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए उत्तर से उत्तर में ही है, इस नाते उत्तरी होगा, ठीक। और ये चूंकि ये विषय 62 डिग्री से लेकर यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के 180 तक जब जाएगा तो पूरा भी कहलाएगा। तो ये भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, किसमें पूरा वाले हिस्से में, इस नाते इसको पूर्वी कहा गया, ठीक है। इसमें भारत हमारा स्थित है। अब भारत की तो ये मूल भूमि का विस्तार है भाई, जो भारत का हमारा ये मूल हिस्सा होता है ना ये। इसके अलावा देखिए होंगे तो ऐसे भी आपको भारत का मिलेगा, ये कुछ हिस्से है ना। और आज की डेट में आप जानते हैं लैंड का तो बड़ा महत्व आज का आदि से रहा है और लैंड का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। तो भारत का क्या है, मूल भूमि के अलावा टोटल भूमि से अगर बात करेंगे, टोटल भूमि से, तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता है, इंदिरा पॉइंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, जो कि निकोबार में पड़ता है हमारा, ठीक है। तो यानी कि अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप समूह है वहां पर उस भूमि को लेंगे, उस भूमि के द्वीपीय भूमि को भी भारत के हिस्से में ले लेंगे, तो वहां से भारत का विस्तार और यहाँ तक का भारत का विस्तार यहाँ तक का तो 6 डिग्री 4 मिनट होगा। तो कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार पूछा है कि भारत का विस्तार, तो उसमें 8 डिग्री 4 मिनट ना दे करके 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि द्वीपीय विस्तार में अगर देखा जाएगा तो द्वीपीय आधार पर देखेंगे तो यहाँ से भारत की स्थिति शुरू होती है, अंडमान निकोबार से मूल भूमि यहाँ से भारत का विस्तार माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या जलीय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर सब जल है। इसके अलावा यहाँ नीचे आप लोगों ने देखा होगा एक भी ऐसे लाइन में, कौन सा, मालदीव है ना। इसकी 2008 में इसकी जो सबमिट हुई थी वो क्या समुद्र में ही कैबिनेट की बैठक हो गई थी, वहाँ पर सब लोग अपना लगा के घूमे और क्या लगा के ऑक्सीजन भाई पानी में तैर रहे थे, वहीं पे सबमिट कर रहे थे क्योंकि द्वीपीय देश है, बर्फ पिघलेगी, पानी बढ़ेगा, डूब जाएंगे सब, है ना। हम लोग कहाँ है मालूम है, बहुत सारी जगह हम लोग कहीं भी किसी पहाड़ पे चले जाएंगे, उसको तो पहाड़ की मार होगी, है ना, किसी खाने की मार होगी, आदमी को खा जाएगा। ह्यूमन जगह की तो नहीं पढ़े हैं ना, ठीक है, ह्यूमन जगह की पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे निएंडरथाल एक मालूम रहता है, ठीक है, चाइनीज क्षेत्रों में पाया जाता है, चाइनीज में, ठीक है। कल उसके बारे में बात करेंगे तो क्या खाता है, इंसान भी खाता है, मानव खाता है, नर पक्षी, ठीक है। तो चाइनीज लोग इसी तरह नर खाते हैं, इंसान खा लेते हैं, वो सब खा लेते हैं, खाओ जितने डिकम्पोज है ऐसे कुछ भी मिल जाए खा लो। हमारे यहाँ काफी मार के फेंकते हैं, आप लोग ज्यादा मारते होंगे किचन में, जैसे गए नहीं जैसे यहाँ कैसे तुम आ गए, उस चक्कर में मार खा जाता है बेचारे का जो है। तो उसमें क्या होता है, वो सब उसका सूप बना के पी जाते हैं। मुझे लगता है काफी प्रेरित करते हैं हम लोगों को भी कि तुम लोग पी के खाओ, पड़ोसी पी के खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। चलिए तो हम लोग भारत के बारे में देख रहे थे, थोड़ा सा नोट करते हैं कि तक फिर आगे देखते रहेंगे। एक हेडिंग कर लीजिए, भारत की खगोल की अवस्थिति, भारत की खगोल की अवस्थिति। अच्छा इसकी लंबाई चौड़ाई में बता दीजिए कोई लोग, बता दीजिए सर। जो उत्तर से दक्षिण तक 32 से 14 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम तक 1933, ठीक है। देखो यहाँ पे विस्तार देखो, यह इसका क्षेत्र भारत जो अपना है ना यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका जो विस्तार जो है ये क्या है 1933। और एक बात ये भी जान लो कि इसका क्षांशीय देशांतरी विस्तार लगभग समान है, लगभग समान क्या है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री के मध्य में जाएंगे। तो आप मोटे तौर पे देखिए जरा, मोटे तौर पे 8 डिग्री है यहाँ 37 डिग्री है, 37.6 है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है। तो अगर सीधा हिसाब लगाए तो लगभग 30 के करीब में पड़ रहा है, 30 से कुछ कम पड़ेगा, 29 पॉइंट समझिए। 37 में से 37 6 में से
8 4 घटाएंगे तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 30 हुआ एवरेज। इसी तरह से इसमें से इसको घटाइए तो लगभग कितना आ रहा है आप जरा देखिए। ये अब 25 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए। अब 97 में से 68 में घटाएंगे आप तो आप कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर देखिए 70 इसको मान लीजिए 70 और देखो यहाँ पे 27 हो जाएगा, तभी 27 तो 29 लगभग करीब आ रहा है ना। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। क्लियर हो रहा है कुछ? कहने का मतलब ये इसका भी पूछे कि भारत का लगभग अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, लगभग समान है, ठीक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, दोनों 29 के करीब में लगभग करीब में है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है। अब देशांतरीय विस्तार से अगर आप देखेंगे तो देशांतर देखिए, अब हमारी जो है ये जो रेखाएं खींची गई है, ये रेखाएं, इनके मध्य की जो दूरी है और इन जो रेखाओं के मध्य की जो दूरी, देशांतर यानी अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी और देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के एवरेज है, ठीक है। 111, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 110 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसमें बात समझने की क्या है, देशांतरीय विस्तारों में एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के मध्य की दूरी कभी नहीं घटती। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की रेखा की दूरी कभी नहीं घटती है, समझ रहे हैं। अक्षांश रेखाओं को अगर आप देखेंगे तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी आप देखेंगे अक्षांशों में, तो क्या होगा कि जैसे जैसे अक्षांश आप जाते जाएंगे तो इनके जो बीच की जो डिस्टेंस आपकी होगी ये नहीं बदलेगी, सॉरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है ये कभी नहीं बदलती। अक्षांश रेखाओं की देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएगी वो क्या होती जाएगी, वहां पर हाँ वो कनेक्ट दोनों जो है ध्रुवों को सबसे कम होती है, उसके बाद जैसे आप बढ़ेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। इसमें क्या होता है, नीचे आते रहते बढ़ती रहती है और देशांतर में क्या होता है, ऊपर जो ध्रुव पे जाते हैं तो बढ़ती रहती है, एक जगह आ जाती है वहां घट रही है। वहां पर जो एक केंद्र होता है, केंद्र पर सारी रेखाएं आकर के मिलती हैं और वहां देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटने लगती है। वहां पर अक्षांश बिल्कुल ऐसे ही है, तो अक्षांश का नहीं प्रभाव पड़ता है कि देशांतर रेखाएं जो है क्योंकि एक बिंदु से निकलती है ना, ध्रुव एक बिंदु है, एक बिंदु से जब कोई रेखा निकलेगी, कोई रेखाएं निकलेंगी तो क्या होंगी कि वो रेखाएं जब यहाँ से निकलेंगी और मान लो इसी हिस्से से जा रही हैं तो यहाँ से जब निकलेंगी तो सारी रेखाएं निकलेंगी, बीच की दूरी यहाँ बढ़ने लगेगी। यानी कि देशांतरों को कहा जाए कि ध्रुवों की तरफ इनकी दूरी घटने लगती है। सबसे ज्यादा देशांतरों की मध्य की दूरी मिलती है वो इक्वेटर पे मिलती है, विषुवत रेखा पर मिलती है। तो थोड़ा सा जाने की जरूरत है। बाकी लगभग 110 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है वो एवरेज मिलती है, 111 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस हर जगह मिलती है। अक्षांश रेखाओं, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के मध्य, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के मध्य की जो दूरी है वो समान रहती है, लेकिन केवल और केवल देशांतर रेखाओं की ध्रुवों की तरफ जाने पर उनके मध्य की दूरी घटने लगती है। क्लियर? जो रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही है, जो पोल पे मिलेंगे, यहाँ पे ये पोल है, ये पोल है, इस पोल पे जो रेखा मिलती है कौन सी रेखा मिलती है, देशांतर रेखा। इनके मध्य की दूरी जैसे आप जैसे ही नॉर्थ या साउथ की तरफ जाने लगेंगे तो उसके मध्य की दूरी घटेगी। तो मध्य की दूरी घटने से क्या हो जाता है कि वहां पर भी मतलब जो है एक दूसरी स्थिति बनने लगती है। दूसरी स्थिति ये बन जाती है कि चूंकि यहाँ पर देखिए सब जो पोल की तरफ वो निर्जन है, किसी पोल पर कोई रहता नहीं है। इसी नाते पोलों के बारे में जो गतियां पढ़ेंगे तो 6 महीने इस पोल पे दिन होता है और 6 महीने रात होती है। यहाँ पर 6 महीने रात इस तरह की स्थिति बनती है। वो 6 महीने की रात और दिन की स्थिति जो बनती है वो इसका एक कारक टाइम जोन का भी है। अब वो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, क्योंकि सूर्य 3.5 डिग्री उत्तर 3.5 डिग्री दक्षिणी जा पाता है और पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो झुकाव है कई सारे कारणों से ये ऐसी चीजें होती हैं। तो चलिए थोड़ा हम करते हैं, फिर एक बात करते रहेंगे। भारत की खगोल की अवस्थिति लिखिए, हेडिंग भारत की खगोल की स्थिति। और उत्तर जब ये दिखा आपने साढ़े, अब एक बात सुन लो यहीं से थोड़ा सा एक बात और ये देखो, जब मैंने बताया कि इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग
अक्षांश का विस्तार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री के लगभग करीब में है, 29 समथिंग मोटे-मोटे मानो, इसके बीच की भी दूरी क्या है 30 है। 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में अंतर पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक ना, क्लियर हो रहा है इतनी बार। जब 30 यहाँ भी है 30 यहाँ भी है, और मैंने क्या बताया कि दोनों के मध्य मैंने बताया 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। कौन से? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में लगभग यही अंतर रहता है, ठीक है। 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है, एक अक्षांश। यानी कि मान लो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट में हो और 69 डिग्री 7 मिनट में जाना है तो 4 मिनट का समय लगेगा और 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। किसको? सूरज को। सूरज जो है एक डिग्री से दूसरे डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लेता है, बराबर, मतलब 1 से 20 की 111 किलोमीटर हो जाएगी दूरी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 30 डिग्री का अगर पूरा इसमें करोगे, 30 डिग्री का इसमें पूरा करोगे लगभग करीब में, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब मिलेगा। तो ये वाली जो दूरी आएगी 2933 आएगी और ये वाली जो दूरी आएगी कौन सी? ये वाली दूरी होगी 3214। अब देखो क्यों आ रहा है 3214, देखो 2933 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो अक्षांशीय रेखाओं में 111 हमेशा बना रहता है कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है? भारत की स्थिति कहाँ पर है? इस वाले गोलार्ध में, यहाँ वाले हिस्से में, यानी भारत यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाओं के बीच में जब क्रॉस कर रहे हैं 30 डिग्री, तो ये 111 का होकर के 110 की स्थिति बनती चली जाएगी, 109 की स्थिति बनती चली जाएगी। तो इस कारण से ये थोड़ा घट जा रहा है, इसमें 235 हो जा रहा है। अगर यही भारत लगभग यहीं पर होगा, कितने दूरी पर होता है ऐसे होता है, तो वह भी दूरी 3214 के आसपास की होगी। 2933 जो घट रही है, क्यों घट रही है? क्योंकि ये देशांतरीय जो विस्तार है आपका भारत का देशांतरीय विस्तार है, ये ऊंचाई तक है, यहाँ तक है ना। और मैंने अभी आपको क्या बात की कि जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं देशांतर रेखाएं अपने आपस में जुड़ने लगती हैं और ध्रुव पर पहुंचने पर देशांतर रेखाएं चिपक जाएंगी एक पर टाइम। वहां पर देखेंगे तो वहां टाइम आपको पता नहीं चलेगा क्या कहता है। सर ऑस्ट्रेलिया का लगभग सेम होगा, ऑस्ट्रेलिया का लगभग सेम होगा। नहीं ऐसा वो आपको देखने में लग रहा है तो बड़ा है ना, बहुत सारे राष्ट्रों के टाइम में बहुत अलग अलग होते हैं। बहरहाल यहाँ पर डिस्टेंस ऐसा नहीं। लेंथ और उसका वो सेम। अच्छा ये बता रहे हैं आपको देशांतरीय विस्तार में थोड़ा सा अंतर है, उसका जो है पूर्व पश्चिम में विस्तार थोड़ा लंबा है, ठीक है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा से में, तो वहाँ पर आपको स्थिति पता चल जाएगी। मैं आपको मैप होता तो अच्छे से समझ में आता, तो ठीक है। इतना चलते हैं आगे देखते हैं बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है इसी में आपका 2933 है और 3214 किलोमीटर का है, जबकि देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार लगभग करीब 30 डिग्री का दोनों का है। क्लियर? चलिए भारत, इसमें लिखिए भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टि से देखो इसको जीआर भी और संरचना कहते हैं भूभाग, इंग्लिश में जीआर है, हिंदी में भूभाग संरचना। पृथ्वी की संरचना कैसी है? जियोड यानी भूभाग संरचना में है, ठीक है। ठीक है। देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है, पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। इसकी मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर
विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। संपूर्ण भारत द्वीपों सहित संपूर्ण भारत द्वीपों सहित ब्रैकेट में लिख लीजिएगा द्वीपों सहित संपूर्ण भारत ब्रैकेट द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए यही बात संपूर्ण भारत में जब बात करेगा तो भाई अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब आ जाएंगे। तो जब संपूर्ण भारत का विस्तार कहेगा तो यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा और जब कहेगा मूल भूमि का विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से समझ रहे हो। तो 8 डिग्री 4 मिनट कहेगा बेटा तो मूल भूमि हो जाएगा और संपूर्ण भारत कहेगा तो यह सभी तो भारत के हिस्से है तो इसमें यहाँ तक 6 डिग्री 4 मिनट। तो वही बात आगे लिख रहे हैं आप लोग। संपूर्ण भारत ब्रैकेट में द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांश के मध्य है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक माना जाता है बच्चों? 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कर्क रेखा मकर रेखा का नाम सुने हैं? तो कर्क रेखा ही 23.5 डिग्री उत्तर है और 23.5 डिग्री दक्षिण जो रेखा है वो मकर रेखा है। ठीक है, देखो ग्लोब में ऐसी कुछ संरचना होती है जो नहीं कभी सुने और देखिए। देखो पूरा हमारा ग्लोब है बेटा, ग्लोब से क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ऐसे से जानते हुए 90 डिग्री अभी आपको पता है, मैंने बताया 90 डिग्री तक है। तो 23.5 डिग्री उत्तर वाली जो रेखा होती है और फिर दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री की रेखा होती है। दोनों तरफ रेखाएं ऐसे जाएंगे तो 23.5 मिलेगा। तो ये वाली जो रेखा होती है कर्क रेखा कहलाती है और इधर वाली जो रेखा होती है मकर रेखा। अब ये रेखाएं जो महत्वपूर्ण है और ये क्या विषुवत रेखा है या इसी को ही आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ऐसे। अब क्या होता है ये महत्वपूर्ण रेखाएं क्यों हो जाती हैं? क्योंकि सूर्य भगवान हमारे अधिकतम यहाँ तक जा पाते हैं और यहाँ से यहाँ तक जा पाते हैं। यानी कि सूरज जो है यहाँ तक आते हैं तो यहाँ से मुड़ करके यहाँ जाते हैं। यानी अगर इधर से इधर करेंगे तो इधर से इधर करेंगे। सूरज भगवान की स्थिति यही होती है और सूरज की खासियत है जहाँ रहेंगे वहाँ क्या कपड़े वपड़े दिखे हम लोग को निकलवा दिए ना तुरंत। अब ये चले जाए तो क्या करेंगे? कपड़े वपड़े पहन लेने पड़ेंगे। तो सूरज का एक ऐसा रोल है जो सबसे समझदार प्राणी है वह भी अपने आप को इनके हिसाब से सामंजस्य बनाना पड़ता है। दिमाग तक हमारा मानसिक संतुलन भी ठंडक में बिगड़ जाता है। भीषण ठंडक में नॉर्मल लोगों का जो बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के लिए होते हैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो ठंडक से इतने कांप रहे होते हैं, इतनी ठंडक लग रही है, कोई कुछ कह दे तो तुरंत बोलते हैं, शिष्टाचार और संस्कार सब भूल जाते हैं, नहीं जाऊंगा भाई, इतनी भयंकर ठंडी है कहीं नहीं जाऊंगा, है ना। कोई कह देगा अगर ये काम कर दो तो हम नहीं कर पाते। अगर जरा व्यवहारिकता समझिएगा इस बात को, तो हमारे बस में अगर हो तो 100% हम उसको डिनाई कर देंगे। लेकिन अगर मौसम ऋतु बढ़िया वाली है तो हम बिस्तर से 3 बार कूद पड़ते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा नहीं तो बिस्तर से जैसे ही जंप मार के तुरंत हमने कहा ले भाई तो मांग रहे हो तो ले। ऐसा होता है ना थोड़ा सा, यानी कि हमारी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। और लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रभाव दे देते हैं तब फिर जाम हो जाता है। धूप खत्म हो जाए तब काम शुरू करेंगे,
पसीने होने लगते हैं ना, जरा सी देर में आप कुछ काम नहीं करते, जैसे बहुत सारे आप काम करते होंगे, देखते होंगे, तो क्या होता है, गंगा यमुना सरस्वती सब बहती रहती है ना। खासतौर से जब जो लड़के बाहर आप जो रहते होंगे कमरे में जैसे खाना बनाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन कम भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होता है, स्वेट नहीं निकलता है, तो स्वेट भी उसमें थोड़ा सा हल्का पानी अगर नहीं भी है तो उसका कार्य कर जाता है। खासतौर से आप देखिए भीषण गर्मी होती है, बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं बेटा महानगरों में, तो उस प्रकृति को देखा गया है, अगर आप आटा गूंथते हुए उनको देख लेंगे तो कहेंगे कि नहीं भाई मैं चावल ही खा लूंगा। कुछ ऐसे भी पीर हैं क्योंकि छोटे छोटे कंजेस्टेड रूम्स होते हैं और जहाँ सुपरफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ अगर आप बच्चे को देखेंगे तो नीचे बैठा हुआ है और उसका गैस रखा हुआ है और वह अथक प्रयास कर रहा है उस आटे के साथ, और किताबें हो सकता है खुली हो, नहीं खुली रहेंगी तो म्यूजिक चल रहा होगा और वो कार्य कर रहा होगा। उस स्थिति में नॉर्मल सी स्थिति में बात कर रहा था सूरज भगवान की, तो सूरज क्या होते हैं, जहाँ पर रहते हैं अपनी गुणवत्ता लिए रहते हैं, ज़्यादा जहाँ पर रहते हैं वहाँ जैव विविधता कर देते हैं, मतलब वो भी बुराई है। किसी भी चीज़ का जैसे अति होना बड़ा नुकसानदेह होता है, सूरज बहुत नहीं है तब भी बड़ा तकलीफ है तो भी तकलीफ है, बीच में जब रहते हैं तो सही रहता है। अभी हम लोग को लगता है सूरज काश दिन ही हमेशा रहता, जब खुशहाली के दिन होते हैं तो दिन छोटे लगते हैं, और दुख के जब दिन होते हैं तो बड़े लगते हैं, दिन भी नहीं कट रहा है, मुसीबत का दौर है। जैसे कभी क्लास में पूछने वाला पीरियड जल्दी खत्म ही नहीं होता था, जैसे लगता था डबल पीरियड, तो कहीं पता चला पीछे वाले टीचर नहीं आए हैं तो पक्का ही आज मार दिए जाएंगे। पहले बचपन में आप लोग तो नहीं पढ़े, हम लोगों ने देखा होगा मॉन्टेसरी स्कूलों में जब पढ़ाया जाता था, टीचर क्या करते थे, टास्क दे देते थे आज पूछूंगा, तो अगले दिन पूछते थे, और संयोग से पीछे वाले टीचर भी नहीं आए होते थे कभी कभी, तो किसी तरह से भगवान से प्रेयर करते करते कि हम बच जाएं, तो एक आध राउंड बच जाते थे, और जब सेकंड राउंड में पता चला वो है तो पक्का तोड़ दिए जाते थे, और सर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया करते थे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही नहीं मिला तो ढंग से रसीद करते थे। आप लोग तो खैर पाए नहीं होंगे उस तरह से प्रसाद। बहरहाल चलिए, तो ये बात हो रही थी कि जो इसके बीच में तो रहते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में, तो अपनी खासियत बनाए रखते हैं। इस नाते खासियत का मतलब है कि गर्म क्षेत्र है तो गर्मी हमेशा मेंटेन रहेगी यहाँ पर, तो यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। हालांकि सूरज भगवान यहाँ रहते हैं तो उतना असर थोड़ा और दूर तक होते हैं, यानी लगभग 30 डिग्री उत्तर और लगभग 30 डिग्री दक्षिण का हिस्सा। लेकिन इसमें भी आप देखिए थोड़ी विविधता है। जब सूर्य उत्तरायण होगा, ध्यान समझिएगा, जब सूर्य उत्तरायण है तो यहाँ पर 30 डिग्री तक इसका विस्तार हो जाता है, और जब उधर 30 डिग्री होगा तब यह वाला हिस्सा 23.5 से खसक के इधर आ जाता है। लेकिन जब ये दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 23.5 से विस्तार इसका 30 हो जाता है। तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे सूरज जब यहाँ पर 23.5 डिग्री चमकेंगे तो क्या यही चमकेंगे तो कहीं इधर गर्मी नहीं होगा, इस बार होगा, इस बार नहीं होगा। तो समझिए 23.5 डिग्री यही चमक रहे हैं तो यानी विस्तार इसका 30 कर लेते हैं। तो जिस भी गोलार्ध में जाते हैं दोनों गोलार्ध तो लगभग करीब में 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो छाछे विस्तार है, इसके मध्य का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, गर्मी वाला क्षेत्र है। तो उसका गणित क्षेत्र भारत क्या है, भारत की बड़ी खासियत है कि भारत का जिस क्षेत्र में मोस्टली हम लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र, ये क्या है, बाउंड्री के इस पार है। किस पार है, उष्णकटिबंध के पार वाला शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले विस्तार में हम लोग हैं, उष्ण के पार वाले। लेकिन हम लोगों के साथ एक अच्छी संभावना ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, हिमालय की दीवार। तो हिमालय की दीवार है तो गर्मी बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई ब्लोअर लगा के सेक रहा हो अपना हाथ वगैरह आग जला के, और दीवार यहाँ पैक और आग किनारे हो तो थोड़ी बहुत आपको भी लग जाती है, गर्मी आपके मौसम में बनी रहती है। तो सूरज भगवान की गर्मी यहाँ पर हिमालय के कारण से जो इसका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है थोड़ा हमारे यहाँ भी विस्तृत हो जाता है। तो इस नाते उत्तर प्रदेश और बिहार की जगह बहुत अच्छी है। अगर यही जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड यह भी ऊंचे क्षेत्र ना होते तो हिमालय के नाते यह भी बढ़िया क्षेत्र होते, बहुत अच्छी वनस्पतियाँ होती और बहुत सारा हम लोग यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती, खेती बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इस तरह की जमीनें हमारे पास संपन्नता वाली जमीनें होती। अभी क्या है, ऊंचा होने के नाते वहाँ पे ठंडक होने लगती है, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा।
तो आप शिमला, मसूरी और इस तरह के जो शिमला है, नैनीताल है, तमाम सारे क्षेत्रों में जब जाएंगे तो ऊंचा क्षेत्र पड़ता है, इसी नाते वहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से नहीं कर पाते हैं कृषि वगैरह, और वहाँ ठंडी होती है। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें हैं। चलिए इस पे बात करते हैं, बाद में होती रहेगी बातें। लिखिए 3.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा, 3.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं या कहा जाता है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो अब कल हम लोग देखेंगे कि भारत के किन राज्यों से, 8 राज्य कौन से हैं, इन 8 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद एक क्रम को देखेंगे। तो आज आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा थोड़ा बहुत ज्योग्राफी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।